डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं सेवारे कोचिंग प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। कुछ छात्रों का ऐसा कहना है कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि सेवारे कोचिंग का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करें। उस पर आपको सभी प्रकार के नोट्स, करंट अफेयर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, और उसमें लगभग हिंदी और इंग्लिश के 3 से 4 न्यूज़पेपर डेली उपलब्ध कराए जाते हैं। जो श्रृंखला हमने चालू करी थी आयोग की, उस श्रृंखला का आज दूसरा चरण हम चालू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आयोग के बारे में विश्लेषण और जो संवैधानिक आयोग है उनके बारे में विश्लेषण दिया था। आज हमारा लक्ष्य है संवैधानिक आयोग के बारे में जानकारी देना। तो हम इसको शुरू करते हैं। किस तरीके से हम संवैधानिक आयोगों को पढ़ेंगे। संवैधानिक आयोग माने वैधानिक आयोग। देखते हैं। सिलेबस का हिस्सा ये संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग को हम वैधानिक आयोग भी कहते हैं। और साथ में आपको ध्यान ये रखना है कि संवैधानिक आयोग में संविधान के अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाएगा और वैधानिक आयोगों में कोई संसद का या विधानसभा का अधिनियम पेश किया जाएगा। जैसा कि अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 1 जून 2025 को, तो उसमें पूछा गया था कि जो माइनॉरिटी कमीशन यानी अल्पसंख्यक आयोग है वो कब गठित हुआ। तो अल्पसंख्यक आयोग 1992 के संसदीय अधिनियम से गठित हुआ था। इसी प्रकार महिला आयोग ये बना तो 1990 के अधिनियम से है, लेकिन इसका गठन हुआ है 1992 को। इसी तरह मानव अधिकार आयोग ये 1993 के अधिनियम से 1993 में गठित हुआ है। सूचना आयोग ये 2005 के अधिनियम से 12 अक्टूबर 2005 को ही गठित हुआ है। तो 3 प्रकार के आयोगों की पहले भी मैंने चर्चा की थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऐसे आयोग जिनमें आर्टिकल दे रखे होंगे वो संवैधानिक कहलाएंगे। ऐसे आयोग जो संसदीय अधिनियम से बनेंगे वो वैधानिक कहलाएंगे, जिन्हें हम संवैधानिक आयोग या स्टैट्यूटरी बॉडीज भी कहते हैं। और ऐसे आयोग जो ना केवल संवैधानिक होंगे और ना ही वैधानिक होंगे, उन्हें संवैधानेतर यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन लीगल आयोग कहा जाएगा, जैसे कि नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो हम इस कार्रवाई को आज आगे बढ़ाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे वैधानिक आयोगों को डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है। सबके बारे में हम मोटी मोटी सी जानकारी लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए पर्याप्त रहेगी। तो ध्यान दें आप सभी लोग। तो मैंने ऐसा कि बोला कि स्टैट्यूटरी बॉडी संवैधानिक या वैधानिक आयोग जो किसी न किसी अधिनियम से बनते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसमें क्या नियम है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विश्व में तो 1948 में ही बन गया था और 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में मूल अधिकार जो थे उन्हीं को हमने मानव अधिकार के संरक्षण का विषय मान लिया था, लेकिन जब यूएनओ की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई तो हमने भी इसको एक वैधानिक आयोग के रूप में 1993 में एस्टेब्लिश कर दिया। और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? इसके स्ट्रक्चर को बदला गया। अब इस मानव अधिकार आयोग के बारे में जो प्रीलिम्स में अपने लिए आ सकता है उससे संबंधित जानकारी यह है कि इस मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को बनाया जाता है। पहले नियम ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता था, लेकिन 2019 में इसमें यह संशोधन किया गया। दूसरा क्या है कि इसमें 5 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका चयन किया जाता है, और जिनके माध्यम से चयन किया जाता है वो एक कमेटी होती है जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अध्यक्षता में गठित करता है। जब हम इसको और अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो उन कमेटियों के मेंबर्स और कौन से 5 मेंबरों का चयन किया जाता है इसके बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। फिर इसमें 7 विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं जो मानव अधिकार के संबंध में विभिन्न प्रकार के विषयों को जानकार हैं, उनको इसमें ऐड किया गया है, उनको पदेन सदस्य के रूप में लिया जाता है। तो मानव अधिकार आयोग 1993 में गठित हुआ है।
याद हो गया होगा आप लोगों को। और इसी के साथ में हमें राज्य मानव अधिकार आयोग भी पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा आते हैं महिला आयोग। तो महिला आयोग की विशेषता क्या है? महिला आयोग का गठन 1990 के अधिनियम से हुआ है, लेकिन कब हुआ है? 1992 में हुआ है। इन आयोगों में अधिकांश आयोगों के कार्यकाल 3 वर्ष के होते हैं, सदस्यों की संख्या लगभग सिमिलर होती है। इनको आप दृष्टि या लक्ष्मीकांत की किताब या लूसेंट की किताब से आसानी से देख सकते हैं। तो महिला आयोग भी एक क्या हो गया आपका वैधानिक या संवैधानिक आयोग हो गया। अगला आ रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की विशेषता क्या है कि इसका गठन तो हुआ था 1964 में, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये संतानम कमेटी की अनुशंसा पर गठित किया गया था। जब ये गठित किया गया था ना ये वैधानिक था या ना संवैधानिक था, तो इसको वैधानिक दर्जा दिया गया संसदीय अधिनियम 1998 के द्वारा। और इसको नामित कब किया गया? तो आप बोल सकते हो इसको 2005 में नामित किया गया है। ये उच्च स्तर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन लोगों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित है केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो भी आप कहना चाहो। इसके बाद में नेक्स्ट है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयोग। मुख्य सूचना आयोग क्या आएगा? तो मुख्य सूचना आयोग जो है वो केंद्र की एक संस्था है। इसको सन 2005 में 12 अक्टूबर को गठित किया गया था, लेकिन इसमें भी 2019 में करेक्शन किया गया है। जो हमारे राज्य के सूचना आयुक्त वगैरह हैं, इसमें अब जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह होगी वो राष्ट्रपति और केंद्र के माध्यम से की जाएंगी। और सूचना आयोग के अंतर्गत क्या आएगा कि जो जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाती है उनमें कुछ जानकारियों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, और वैसे हम क्या है कि 30 दिन के अंदर कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई जानकारी प्राण या कोई ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो जरूरी होती है उसको 48 घंटे में उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। और इसी के साथ में क्या आएगा कि राज्य सूचना आयोग भी गठित किया गया। एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि राज्य सूचना आयोग का गठन भी 2005 के अधिनियम से किया गया है, और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन भी 2005 के अधिनियम से किया गया है। लेकिन स्पेशल बात क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग जून में गठित हो गया था, जबकि ये जो केंद्र का है वो आपका 12 अक्टूबर 2005 को गठित किया गया था। इसके बाद में आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म एनजीटी का, सीबीसी का भी फुल फॉर्म आ गया है। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मामले में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि विश्व में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत ऐसा तीसरा देश है जिसने पर्यावरणीय मामलों के लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल गठित किया है, जिसका दर्जा हाई कोर्ट के इक्वल रखा गया है। तो ये एनजीटी स्पेशली पर्यावरण के विषयों को देखता है। इसका गठन हमने 18 अक्टूबर 2010 को संसदीय अधिनियम 2010 के माध्यम से किया गया था, और ये अच्छे खासे निर्णय कर रहा है और पर्यावरण संरक्षण के विषय में बेहतरीन काम कर रहा है। इसके बाद में एक आपके लिए हमने ढूंढा है परिसीमन आयोग। अब ये परिसीमन आयोग क्या होता है? निर्वाचन आयोग क्या करता है कि जब भी जनगणना होती है तो ऐसी जनगणना के दौर में जो जनसंख्या के आधार पर सीटों में बदलाव आ सकता है उनके रीअरेंजमेंट के लिए परिसीमन आयोग का गठन करता है। अब परिसीमन आयोग क्या है उसको जरा ध्यान से समझना कि इसमें किसी भी प्रकार की सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी, क्योंकि ये 1971 से लेकर 2026 तक के लिए रोक लगी हुई है। 1971 में 71 की जनगणना के आधार पर जो हमने आखिरी बार सीटों का अरेंजमेंट, सीटों की संख्या में वृद्धि की थी, उसको हमने 42वें संशोधन के द्वारा रोक दिया है 2000 तक के लिए, और फिर हमने 42वें संशोधन के बाद 84वां संशोधन करके इसको 2026 तक के लिए रोक दिया था। लेकिन परिसीमन हमारा अभी तक 4 बार हो चुका है। सबसे पहला परिसीमन हमारा 1952 में हुआ था, फिर हमारा 1962 में हुआ था, फिर हमारा 1972 के आसपास हुआ है, फिर अगला परिसीमन हमने थोड़ा लेट करा, 2002 में करा। तो 2002 में हमने क्या करा कि परिसीमन आयोग का गठन किया, और इस परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी। इसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह बनाए गए थे, जिन्होंने 2006 में रिपोर्ट पेश करी, और जो हमारा 87वां अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा इसको लागू कर दिया गया। तो लास्ट परिसीमन किस जनगणना के आधार पर हुआ है?
2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप सिंह थे। अब जब 2021 की जनगणना हो चुकी होगी 2026 में, तो हम फिर से परिसीमन आयोग गठित करेंगे, उसका आधार बनेगा 2021 की जनगणना, और ये बनाए जाते हैं संसदीय अधिनियम के द्वारा। इसके बाद में एक आपको मिलेगा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का क्या रोल है? तो 42वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 323 का ए फॉर एप्पल के द्वारा इसका गठन किया गया था। ये प्रशासनिक मामलों के जो विवाद होते हैं, चाहे वो जनता के बीच में हो, चाहे आपस में प्रशासनिक अधिकारियों के हो, इनको सॉल्व करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात की गई थी। लेकिन इसका गठन किया गया 1985 में। 1985 में इसको संसदीय अधिनियम से गठित किया गया है। इसके बाद में हम इसमें एक आयोग लिखना भूल गए, वो आयोग था माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग। ये आपका अभी का क्वेश्चन था, अल्पसंख्यक आयोग। यह गठित किया गया था 1992 में। आपको ये जो जितने भी आयोग बताए मैंने, इन आयोगों में से आप मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन अभी ये अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सभी आयोगों के वर्तमान अध्यक्ष और पहले अध्यक्षों को ढूंढ के आप याद करेंगे। ये मैं आपको करंट की क्लास में पढ़ाऊंगा। दूसरा क्या है कि अगर किसी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने के लिए कोई चयन समिति होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताऊंगा मानव अधिकार आयोग की चयन समिति, तो उसके संदर्भ में हम उस चयन समिति के बारे में पढ़ेंगे। अगली बात, रिपोर्ट। आयोग रिपोर्ट किसको देगा? तो सीधी सी बात है, ज्यादातर रिपोर्ट जो होती हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। कौन? केंद्र वाले आयोग। और राज्यपाल को देते हैं कौन? आपके जो राज्य वाले आयोग होते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसी होती हैं जो प्रधानमंत्री को दी जाती हैं, जैसे नीति आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो प्रधानमंत्री को देगा। इसके बाद में, रिपोर्ट के बाद में, इसी प्रकार की सिमिलर राज्य की संस्थाओं को भी हमें इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा कि अपन ने बात की कि आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो मानव अधिकार आयोग के बारे में क्या जानते हैं हम कि इसका गठन 1993 के अधिनियम से हुआ। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है पूर्व। इसके बाद में इसमें 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में से एक सदस्य को हम सुप्रीम कोर्ट के कोई पूर्व न्यायाधीश को ले लेते हैं, एक सदस्य के रूप में हम हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश को ले लेते हैं, और 3 सदस्य ऐसे लिए जाते हैं जो कानून और मानवाधिकार के मामले में ज्ञान रखते हों। तो ऐसे करके एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, इनका चयन किया जाता है। अब जब इनका चयन किया जाता है ना, तो इसके लिए बनाई जाती है एक चयन समिति। यह चयन समिति का गठन कौन करेगा? भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति महोदय इस चयन समिति का गठन करेंगे। यह चयन समिति किसकी अध्यक्षता में काम करेगी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करेगी। इसके पहले मेंबर का नाम है प्रधानमंत्री। दूसरा मेंबर कौन है? दूसरा मेंबर है लोकसभा का स्पीकर, यानी लोकसभा के अध्यक्ष। तीसरा मेंबर कौन है? यहां पर ध्यान देना कि ये राज्यसभा के सभापति नहीं है, ये राज्यसभा के उपसभापति, वाइस चेयरमैन है। ये तीसरे मेंबर हो गए, क्योंकि सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति के पद पे होता है। उपराष्ट्रपति को इस चयन समिति में नहीं लिया गया। फिर एक व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने गए हैं गृह मंत्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनको पूरा लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करना पड़ता है। और इसके बाद में विपक्ष के जो हमारे राज्यसभा है और जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा और लोकसभा का विपक्ष का नेता, इस तरीके से इस समिति में कुल मिला के 6 मेंबर होते हैं। ये आपके लिए पहले भी प्रश्न आ चुका है। जैसे कि विपक्ष का नेता कौन? लोकसभा में अभी राहुल गांधी जी हैं, और जो क्या कहते हैं आपका राज्यसभा है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इस प्रकार से इस पूरी कवायद को किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तो क्या बात हो गई कि आपने एक अध्यक्ष की बात कर ली, 5 मेंबर की बात कर ली, लेकिन इसमें 7 पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन सदस्य मतलब ऐसे आयोग जिनके अध्यक्ष अपने आप ही इस मानव अधिकार आयोग के सदस्य ऑटोमेटिक बनेंगे। कौन कौन से होते हैं वो तो बताते हैं आपको। जितने भी आयोग कोई भी बैकवर्ड क्लास के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं,
उन सबके अध्यक्षों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नंबर 1, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नंबर 2, नंबर 3 अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष 3 हो गए। चौथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ये 4 हो गए। 5वां दिव्यांगजन आयोग के अध्यक्ष ये आपके 5 हो गए। 6वां महिला आयोग की अध्यक्षा 6 हो गए और 7वां है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो इस प्रकार से 7 पदेन सदस्य, 5 चयनित सदस्य और एक अध्यक्ष, कितने हो गए? 7 और 5 12 और एक 13, यानी मानव अधिकार आयोग में ये 13 लोगों का आयोग होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 12 मेंबर होते हैं। इसके बाद में ये हमने आज क्या करा आपके लिए कि आपको वैधानिक आयोगों के बारे में जानकारी दे दी, लेकिन साथ में ही एक और होता है संविधानेतर आयोग। क्या होता है? ये होते हैं आपके जो ना वैधानिक है ना संवैधानिक है। पूर्व में क्या था? पूर्व में क्या था? योजना आयोग, जो आपका 1950 में प्लानिंग एडवाइजरी कमेटी के द्वारा गठित हुआ था। उसके बाद में इसके साथ कौन सा बना था? राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इन दोनों को भंग करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। आप नीति आयोग के बारे में ही अच्छे से पढ़ेंगे। वर्तमान समय में नीति आयोग में से आपका क्वेश्चन आ सकता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। तो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे और आज भी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अतिरिक्त पहले आपके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके सीईओ कौन है? इसके कार्य योजना के अंतर्गत क्या चल रहा है? इसने कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करी हैं? एक क्वेश्चन आपको नीति आयोग से मिल सकता है। तो इस तरीके से हमने पहले आयोगों के बारे में जानकारी ली, फिर हमने संवैधानिक आयोग की एक वीडियो बना के दी और आज हमने आपको वैधानिक और संविधानेतर आयोग की वीडियो तैयार करके कंप्लीट कर दी है। अब इससे जुड़े हुए जितने भी आयोग मैंने आपको पढ़ाए हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष, सदस्यों की संख्या और कौन किसको रिपोर्ट देता है, इतनी सी जानकारी और राज्य के आयोग के अध्यक्षों के नाम, ये आपने पढ़ लिया तो एमपीपीएससी के लगभग आप 3 से 5 क्वेश्चनों को सही कर देंगे और एसआई में भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए आएंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले बार हम स्टेट का जो भी फंक्शन है या जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।